तो दोस्तों हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का सेकेंड लेक्चर खत्म कर चुके हैं, थर्ड लेक्चर में आ गए। सेकेंड लेक्चर में हमने शुरू किया था यूजेस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस कह सकते हो पूरा उसका टर्म कहा जाए तो। और हम लोग इस डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में, लेक्चर्स चलेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जी। मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन से एनालिसिस कर रहे थे, उसमें से हमने एक सेक्शन जो है कर लिया है, क्या है, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक्चुअली ये हम दो लेक्चर में ही किए इसको, यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। पहले मैंने यूनिट सेक्शन में इसको समझाया था, फिर मैं डायमेंशनल इक्वेशंस के यूजेस के रूप में डायमेंशंस को लेकर मैंने इसको क्लियर किया। तो आपका कॉन्सेप्ट अब बहुत हद तक डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशंस के बारे में क्लियर हो चुका होगा। आज हम लोग शुरू करते हैं पहले इससे और आगे बढ़ते हैं। क्या है ये पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन लेंगे। फिजिकल इक्वेशन क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का बना हुआ इक्वेशन जो एक नंबर और एक यूनिट के द्वारा बनता है, और वो यूनिट जो होता है किसी सिस्टम से प्रभावित होता है, या तो ऐसा ही CGS, MKS या FPS। तो ऐसे इक्वेशंस जिससे कि फिजिकल क्वांटिटीज लिए जाते हैं जिसमें, तो उसको हम फिजिकल इक्वेशन कहते हैं और उसके करेक्टनेस को हम देखेंगे। पहला सेकेंड ये यूज है आपका डायमेंशनल इक्वेशन का। तो शुरू करते हैं। सेकेंड यूज जो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसमें हम क्या देखेंगे कि देखिए, एक चीज आपको जानना है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज से कोई इक्वेशन बनाते हैं तो ये याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन विल बी सेम। ईच टर्म का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो साइड होते हैं इक्वेशन के, और उसमें जितने सारे टर्म्स हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, ईच एंड एवरी टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। यही हम चेक करेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर फॉर करेक्ट इक्वेशन क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म on LHS is equal to dimension of each term on RHS। तो हम इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल चीज होते हैं तो वहाँ पे आपके क्या एग्जाम्पल्स ही काम में लगते हैं। तो देखते हैं, ये हम 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको एक एक स्लाइड में, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो छोटा छोटा होगा, आपको क्लियर नहीं होगा, तो हर एग्जाम्पल का एक स्लाइड लूंगा मैं और आपको क्लियर फॉर्म में ये कैसे दिखाऊंगा, कैसे चेक करूंगा, बाय चेकिंग द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। अब पहला एग्जांपल लेते हैं और इसके इक्वेशनल करेक्टनेस को चेक करते हैं, यानी कि इक्वेशन राइट है कि नहीं। इक्वेशन राइट होना मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। पहले तो दिखाऊं कि ये इक्वेशन क्या है। इक्वेशन लिखा हुआ है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। एक्चुअली ये देखिए, आप क्लास 10 में ये इक्वेशन पाए होंगे। किस में पाए होंगे आप? जब आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशन के चैप्टर में कि आप एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हो तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब आके ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है तो उसमें पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग कहते हैं कि ये एनर्जी खत्म नहीं होता है, एनर्जी इंटरचेंज होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, इसको हम लोग दोनों को मिलाकर कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से बना होता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? P, तो वो है mgh, और काइनेटिक एनर्जी कौन सा है यहाँ पे? तो हाफ mv स्क्वायर। तो चूंकि हम क्या देखते हैं कि ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो डायमेंशंस भी तो सेम, एनर्जी है, दोनों एनर्जी है, एनर्जी के डायमेंशंस कैसे चेंज होंगे? नहीं होंगे ना। आपके मैकेनिकल एनर्जी में दोनों बातें, तो ये भी एक एनर्जी, एक ही एनर्जी का तो यूनिट सेम होगा। यहाँ पर एनर्जी का यूनिट आना चाहिए, देख लेते हैं।
आता है कि नहीं, वो भी बता दिए। क्या चीज एनर्जी आएगा, क्या यूनिट आएगा, एनर्जी का यूनिट आएगा, एनर्जी डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन मिलेगा आपको। अब देख लेते हैं, बात सही है कि पहले तो हम LHS RHS को देखते हैं। तो LHS क्या लिखा हुआ है, LHS लिखा हुआ है LHS, लेफ्ट हैंड साइड वो लिखा हुआ है हाफ mv²। इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए एक चीज बता दूं, ये जो हाफ है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन वी आर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, क्योंकि डायमेंशन में चूंकि कांस्टेंट है उसको यूनिट नहीं है तो डायमेंशन की बात ही नहीं आता, उससे डायमेंशनल लेस हो जाता है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सारे के सारे कांस्टेंट, यहाँ की आपके साइन थीटा भी अगर दिया हो, साइन मान लीजिए 30 दिया हुआ है तो आप उसको भी नहीं कंसीडर कीजिएगा। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हाफ और हिसाब में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं। उसी तरह से ई पावर टू समथिंग या पावर में कुछ भी हो तो यहाँ पे ई पावर टू 0 ले लेते तो 1 हो जाता है। ई भी एक कांस्टेंट है, 2.7 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, तो ये 2.7 का है वैल्यू, और इस पर आप कुछ भी रखोगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा। पावर हमेशा कांस्टेंट में आता है, उसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये सारे टर्म्स जो है आप एनालिसिस से बाहर निकाल दीजिएगा। तो इसमें आपके पास एनालिसिस के लिए क्या बचता है, एम मतलब केजी, ठीक है, मास, और इसके लिए क्या हो जाता है आपका मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी के लिए आप लिखोगे मास, इसके लिए स्क्वायर करके लिखिए लेंथ, ये एम है, ये स्मॉल एम है, वो ये कैपिटल एम याद रखिएगा। यहाँ पावर टू 1 आया और ये एल पावर टू 2 हो जाएगा, और टी एस जो सेकेंड टाइम का है ये -2 हो जाता है। ये आपका क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ LHS। और ये देखिए एनर्जी का ही डायमेंशन है, ये एनर्जी का डायमेंशन है। अब हम देखते हैं RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, mgh, m क्या है आपका मास है, उसके लिए क्या आप लिखोगे kg, और उसके बाद क्या है ये g है, g है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन है उसके लिए लिखिएगा आप मीटर पर सेकेंड, और हाइट है, हाइट भी एक लेंथ है तो उसको भी मीटर में ही आप जान करोगे। तो यहाँ पे kg के लिए मास लिखोगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, मैंने l स्क्वायर हो गया, और s जो है s के लिए आप टाइम लिख दोगे तो टाइम -2 हो गया। तो देखिए दोनों तरफ जो है आपका क्या हो गया, डायमेंशन हम इक्वेट कर लिए, करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशन हमको पता चल गया। तो इसे इसका यूज तो पता चल गया कि डायमेंशन से पता लगा, इक्वेशन दोनों सही है, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सही है, ये बात पता चल गया। लेकिन क्या हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरा राइट प्रूफ कर सकेंगे बाय डायमेंशन, वो देखने की बात है। आगे और भी स्लाइड देखेंगे, कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। अब देखते हैं ये एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा जैसे कि मोशन का चैप्टर आपने किया था, उसमें ऐसा कुछ इक्वेशन था, जैसे कि आपने एक देखा होगा v = u + at, फिर आपने देखा होगा कि v² = u² + 2as। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी वार्निंग है, इसको बाद में हम आलोचना करेंगे कि सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है कि नहीं, वो तय करेंगे हम लास्ट में। पहले तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने लिया कि उसी तरह से देखने में ये भी लग रहा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट से हमें देखना है। पहले तो देखना है LHS यहाँ पे क्या है, और दूसरा RHS। अब देखिए RHS में यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, आप याद इसको दिमाग में रख लीजिए। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो समझिए टर्म्स एक से ज्यादा है, जितने ये साइन आपको दिखेंगे उससे एक टर्म ज्यादा हो। यहाँ पे किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कितने प्लस साइन आपको दिख रहे हैं, 1, तो आपके यहाँ पे 2 टर्म्स है। अगर प्लस माइनस हम एक्यूमुलेटेड फॉर्म में 3 है तो टर्म्स हो जाएंगे 4। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म नहीं बढ़ते हैं या कम होते हैं, आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अब मत सोचिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, जितने साइंस आपके प्लस माइनस के होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, टर्म्स को बढ़ाएंगे। तो अब देखते हैं ये जो इक्वेशन है इसमें आप देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है ऑन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में लेकिन आपका एक ही टर्म है। तो हम करना शुरू करते हैं ना, तो S को लेते हैं, पहले LHS को ले लेते हैं। LH की S क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट।
एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी जब रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, लेंथ। लेंथ का यूनिट आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। मैं बता दूं इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है एम एल टी के फॉर्म में लिखना, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं समझाते हैं वो लिखने से क्या होता है, क्लमसी हो जाते हैं, आपको समझ में दिक्कत होगी समझने, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखा कि ये एल पावर टू 1 है लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैंने कहा कि एक समस्या है। क्या समस्या है हमारे पास? हमारे पास समस्या है कि ये दो टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म नहीं लिख पाएंगे, दोनों टर्म्स है ऑन द राइट हैंड साइड। फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड लेके काम करेंगे। उसमें लिखा हुआ यू टी। यू माने क्या, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और टी का क्या होगा, 1 सेकेंड और हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर सेकेंड है, माइनस साइन में, यहाँ प्लस साइन में लेंगे तो दोनों में अंतर हो गया। ये माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल हो गया, केवल मीटर बचा। तो आप लेंथ का आप ले पाते हो फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म देखते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है राइट हैंड साइड में देखें तो वो है 280 स्क्वायर। अब एक चीज बताया मैं साइड में कि ये जो है ये 2 आपका काम में नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम केवल किसको देखेंगे, डायमेंशन, इसका देखेंगे। डायमेंशन जब लिखते हैं तो ऐसे इसको भी बना के तब आप बता सकते हैं। तो ए मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या लिखोगे आप, तो मीटर, पहले मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर इसके लिए भी होगा। तो अल्टीमेटली आपका मीटर के लिए लेंथ हो जाएगा, टाइम के लिए -2 और यहाँ पे टाइम के लिए +2, ये दोनों कैंसिल होकर आपको फिर से एक एल मिल गया पावर टू 1। तो हम देखिए सारे के सारे टर्म्स, इधर लेफ्ट हैंड साइड का एक टर्म था उसका भी जो डायमेंशन है एल पावर टू 1 है। फर्स्ट टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड उसका भी पावर एल पावर टू 1 है। सेकेंड टर्म हमने लिया किसका, RHS का, तो उसमें भी हमने देखा एल पावर टू 1 है। अब जो समस्या एक खड़ी हुई है जो पिछली स्लाइड में नहीं हुई थी, कि हमने देखा था कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, और वो एक कंप्लीट इक्वेशन था, राइट इक्वेशन था। तो क्या ये इक्वेशन राइट है? ये इक्वेशन राइट है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं राइट है। क्यों? ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस, आपने पढ़ा होगा कि हाफ 80 स्क्वायर होता है। हाफ 80, यहाँ पे क्या लिखा, 280 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर होता है। लेकिन तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ क्यों? मैंने हाफ क्या कर दिया, 2 कर दिया। 2 क्या, हम कुछ भी कर देते, यहाँ पे साइन थीटा भी लिख देते तो गलत नहीं काटता, वहाँ पे हम एक्सपोनेंट का साइन दे देते तभी कुछ नहीं करता, 2 पावर टू समथिंग लिख देते तो भी कुछ नहीं करता, वो केवल इतना हिस्सा देखता और आपको डायमेंशन के हिसाब से इस इक्वेशन को राइट करार देते। तो क्या ये इक्वेशन सचमुच राइट है? नहीं। अगर मोशन के टर्म्स में देखेंगे, मोशन का इक्वेशन ये नहीं है, ये इक्वेशन है। तो ये याद रखें, लिमिटेशन में हम लोग जान जाएंगे कि डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, उसको भी जज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई प्लस साइन या माइनस साइन नहीं दिख रहा है, और ये लिखा क्या हुआ है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टर्म्स नहीं बढ़ाते या घटाते हैं। घटाना तो होता नहीं, बढ़ाना होता है, नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे केवल एक टर्म है यहाँ पे, और एक टर्म आपको यहाँ पे है। तो ये है आपका LHS और ये है आपका RHS, आपको जज करना है या उसे चेक करना है। तो पहले हम चेक करते हैं इसको। तो LHS, तो LHS क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम ही खोजना है, तो डायमेंशन ऑफ टाइम ही रहेगा और 1, ये हो गया। अब देखिए इसको, तो इसको देखते हैं, तो ये हो गया आपका RHS। RHS में क्या लिखा, 2 पाई, और रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर टू हाफ भी लिख सकता हूँ। तो L अपॉन G लिखा हुआ है और पावर टू हाफ लिखा हुआ है। इसको ये पाई भी एक कांस्टेंट है, हम जानते हो 22/7 या 3.14 लिखते हैं, तो वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डायमेंशन चेकिंग में ये काम में नहीं लगेगा, मुझे ये क्यों देखना है। तो L का क्या लिखेंगे आप, L का लिखोगे मीटर, और ये G क्या है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसके लिए क्या लिखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख दोगे, और पूरे के ऊपर आप हाफ दे दोगे। और इसमें क्या आएगा फिर, तो आप देखो ये आपका मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और s यहाँ पे आ जाएगा, तो s स्क्वायर
हाफ हो जाएगा। अगर उसको डायमेंशन में लिखें तो पहले एस जो डायमेंशन में लिख देता हूँ, टी स्क्वायर का हाफ। अब उसको आप खोलिएगा तो क्या लिखेगा, टी स्क्वायर का हाफ ऐसे लिखोगे, टी पावर टू 1 होगा, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर जाता है। अब देखते हैं ये अगला इक्वेशन, और इसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इक्वेशन को मैं क्लियर फॉर्म में ले लेता हूँ, H इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s cos थीटा। पहले बातों को समझा दूं, ये S जो है क्या है पहले बता दूं। S यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, और वो इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। और ये जो है रो देख रहे हैं आप, रो यहाँ पे डेंसिटी है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी, और डेंसिटी आप जानते हो क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। तो उसके लिए आप लिखोगे मीटर ऊपर में, और सॉरी मीटर में कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा केजी ऊपर में, और मीटर क्यूब नीचे में लिखते हो, या -3 करके ऊपर लिख सकते हो। ये सब थोड़ा जानना चाहिए था। और दो चीजों को जानना है, ये और ये, ठीक है। ये दोनों जो है आप देखिए, ये आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, या फिर एक्सपोनेंशियल्स हो, या फिर पावर साइंस हो, या नंबर्स खुद हो, ये सारे डायमेंशंस में चेकअप पे नहीं आते हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे। तो पहले हम LHS में चले जाते थे। LHS क्या दिखाता है मुझे, LHS में ये दिखाता है क्या, H माने लेंथ हो गया, मीटर, तो उसको डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंथ, बस हो गया। अब चले जाते हैं RHS में। तो RHS क्या दिखाता मुझे, RHS में मैं ये सब नहीं लूंगा, मैं केवल जो फिजिकल क्वांटिटीज R रो G ले रहा हूँ, और इधर S ले रहा हूँ। R के लिए आप मीटर लिख सकते हो, रो के लिए क्या लिख सकते हो, kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हो। G क्या होता है, G इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, क्या है, G इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, और उसके लिए आप क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे G के लिए लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में फिर आपके पास S है, तो नीचे में S है, तो फोर्स नीचे से लिख दीजिए, फोर्स अपॉन लेंथ, लेंथ का तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, और फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स आप जानते हो kg, उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, वो भी नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन में लिखा। यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, हाँ ठीक है, वो तो एक्सेलरेशन था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसी का तो है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कट जाते हैं, स्क्वायर कट, यहाँ पे kg कट गया, यहाँ पे 3m, तो ये तीनों m कट जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचता है, m बचता है। अब क्या मुझे बचा मेरे पास में, RHS इज इक्वल टू 1/m बचा ना, यानी कि 1/l बचा, यानी कि l-1 बचा। अब देखिए, अब इस बार लेकिन ये इक्वेशन नहीं इक्वेट हुआ, चेक करके मैंने देखा यहाँ पे तो l पावर टू 1 है, यहाँ पे l पावर टू -1 है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी रॉन्ग है। लेकिन हम बता दें, यहाँ पे 2 या 2 के मतलब 4 या 8 कुछ भी लिखा हुआ, यहाँ पे साइन थीटा या कॉट थीटा या टैन थीटा कुछ भी लिखा हुआ होता, कुछ भी दिया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ये गलत नहीं होता। लेकिन डायमेंशनली गलत होने के चलते ये गलत हुआ है। तो इसको मान लीजिए हमको करेक्ट ही करना हो, तो देखिए कितना का अंतर है, ये जस्ट ऑपोजिट का अंतर है, ये है L, ये 1/L है। तो अगर उलट दे पूरे वैल्यूज को, फिजिकल क्वांटिटीज को, मान लीजिए RHS को मैं ऐसे कर देता, ये जो है S ऊपर लिख देता, R रो G में नीचे लिख देता, तब तो इसका ये आ जाता। यानी कि डायमेंशनली हम कह सकते हैं ये राइट होता, लेकिन ये दिया नहीं हुआ, दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना, तो ये रॉन्ग है, ये होता तो राइट होता, ऐसा है नहीं। हम तो चेक करके बता रहे थे कि ऐसे हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम मुझे चेक करने के लिए कहा था, करेक्ट करने के लिए कहा गया था, मैं आपको समझाने के लिए बताया था। अगर ऐसे देखते हैं कि
अरे बताइए इसका राइट क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बस टर्न ओवर हो जाएगा, रेसिप्रोकल है ना ये एल है तो ये 1/L, तो इसका रेसिप्रोकल उलट दीजिए पूरा फिजिकल क्वांटिटीज को। तो अभी तक जो हम एग्जांपल्स देखे उससे हम लोगों ने क्या समझा, हम लोग देखे कि एक होमोजेनिटी की एक प्रिंसिपल है, एक रूल है जिसको कि मानना पड़ेगा अगर इक्वेशंस को राइट रखना है, माने इक्वेशन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, टर्म्स सब डायमेंशनली इक्वल है, तो होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को, होमोजेनिटी माने जो डायमेंशन एक टर्म का कहीं भी हो वही सारे के सारे टर्म्स में होंगे, वो चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो, जितने भी टर्म्स हो क्यों ना हो इक्वेशन में, एक टर्म का जो डायमेंशन होगा सारे के सारे का वही होगा, तो ये होमोजीनियस हो गया ना, माने एक ही होना, सेम ये आपका डायमेंशन मिलेगा सारे के सारे टर्म्स का। इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें कि हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, जितने भी टर्म हो, हजारों टर्म आप ले लेते हो, तभी भी ईच टर्म का जो डायमेंशन होगा इक्वेशन का सेम होगा। अब उसको ये तो हम लोग प्रूफ नहीं करते, हम लोग देख लिए मतलब कुछ एग्जाम्पल से, और उसके सहारे हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, v इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आप इससे क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि ये जो टर्म्स है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म, किधर भी हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड, उससे मतलब नहीं, ये सारे के सारे टर्म के डायमेंशन सेम होंगे। अब डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी खोजने का है इसमें, तो देखिए इसका जो डायमेंशन, इसका डायमेंशन खोजते हैं वेलोसिटी, ए बी का नहीं जानते, वो तो एक अननोन वैल्यू है, वेरिएबल नहीं कहेंगे, कुछ वैल्यू माने नंबर है या फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे v का हम खोज लेते हैं, तो बाकी सबका भी हम डायमेंशन बता सकते हैं। v क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम, तो L1 t-1 ये हो गया आपका इसका डायमेंशन। ये है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखना मुझे देखना है, वो तो मैं दिखा दिया कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ये भी साथ साथ में बताया कि कोई भी टर्म कहीं से भी हो, वो सारे के सारे टर्म्स सेम डायमेंशन वाले होंगे, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये तो हमको पता चल गया, इससे लेफ्ट हैंड साइड ही पकड़ लीजिए, पता चल गया। इसके दो टर्म्स है, दोनों का अलग अलग भी हम दिखाए थे कि उसके डायमेंशन भी इक्वल होंगे, तो उसना नहीं कह के मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये एक और टर्म है, ये एक और टर्म है, तो A का जो डायमेंशन होगा मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ V, और डायमेंशन ऑफ V कितना है, L-t-1 या L1t-1, ऐसे कह सकते हैं। तो A का तो कोई झमेला नहीं हुआ, A पता चल गया मुझे, A का आंसर मिल गया। अब B का कैसे खोजेंगे, B का खोजने के लिए मुझे करना होगा, देखिए ये पूरा टर्म जो है ना इसके डायमेंशन के बराबर होना, V के डायमेंशन, नॉट B, तो ये पूरा टर्म ले लीजिए आप, VT का टर्म जो है इसकी जो डायमेंशन होगी वो LT-1 होगी। लेकिन यहाँ पे ये T एक और है, स्मॉल t, ये टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन उधर, तो B का खोज लीजिए आप। तो B का खोजने के लिए क्या कीजिएगा, इसका जो पहले से यहाँ पे लिखा हमने, और अपॉन टाइम का डायमेंशन एक और दे दीजिए t⁻1, तो इससे क्या हो जाता है, ये L1t-1, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी t-1 ही होगा, तो अल्टीमेटली L1t-2 डायमेंशन हो गया B का। तो ये हमने B का डायमेंशन निकाले। इस तरह से होमोजेनिटी प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सहारे हम किसी टर्म का कोई एक क्वांटिटी नहीं दिया हुआ उसका भी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म है, T का तो हम जानते थे डायमेंशन, B का नहीं निकालते, या पूरे टर्म का नहीं जानते थे, उसको निकाल दिए। तो एक बार किसी एक टर्म का हमको डायमेंशन मिल जाता है, बाकी सारे के सारे टर्म्स का हमको डायमेंशन मिल जाएगा। अब इसी पर बेस किया हुआ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा बनता है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें डायमेंशन चार चीजों का खोजना है, A B C D का। इक्वेशन क्या है पहले तो देखें, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी माइनस सी टी क्यूब ऑन डी प्लस टी। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। कभी आपने ऐसे किया है कि देखिए आपको दिया हुआ 20 मीटर का लेंथ,
और कहा गया कि आप 40 kg आप ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपने अलग अलग फिजिकल यूनिट्स लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया? लेंथ का लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया? मास का, यानी कि अलग अलग यूनिट्स के जो है दो डायमेंशंस की चीज नहीं ऐड हो सकते। अब आप कहते हैं कि नहीं सर ऐसे तो कर सकते हैं कि 2 लिखा हुआ है kg, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है kg, और उसके बाद मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 5 kg मीटर S2। ये तो आप कर सकते हैं, इतने यहाँ पे kg है, m है, s है, तो आप, मैं वो नहीं कहा कि आप नहीं ले सकते अलग अलग, मैं कहा जो यहाँ पे डायमेंशनल यूनिट है, यहाँ पे जो डायमेंशनल यूनिट है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल जब हो तभी हम ऐड करते हैं। हाँ, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको 7 कर सकते हैं, और ये जानते हैं क्या है? न्यूटन है एक्चुअली, न्यूटन को मैं इधर तोड़ के लिखा हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग डायमेंशन, ये तो डायमेंशन सेम हो गए ना, अगर फोर्स का डायमेंशन देना है तो इधर भी सेम, इधर भी सेम, लेकिन इन दिस केस सेम नहीं। इसके लिए आप या तो आप इसको 20 मीटर प्लस 40 मीटर करते तो आपको आंसर मिलता 60 मीटर, क्योंकि अब तक डायमेंशन सेम हो गए, या फिर आप करते 20 kg प्लस आप 40 kg करते तो भी आपका आंसर आता 60 kg। ये भी सही होता क्योंकि आप kg यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मास ले लेते, ये बात सही है, लेकिन अलग अलग डायमेंशंस की चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर उसको लूंगा, इसी से मैं बता रहा हूँ। पहले तो देखो कि कितने टर्म्स है मेरे पास, 1 2 3 और ये पूरा एक टर्म है। इस टर्म को क्या, इसका डायमेंशन कितना? x है। x क्या होता है? डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का टर्म क्या होगा? ये क्या होगा आपका? डायमेंशन l होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का डायमेंशन मुझे मिल गया। अब देखते हैं बाकी सब का, तो a का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, a का डायमेंशन इज सेम एज डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि सेम टर्म, ये टर्म्स के डायमेंशन तो सेम होता है ना होमोजेनिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर भी l आ गया, चलिए ये खत्म हो गया। b का देख लेते हैं, तो b का डायरेक्टली नहीं देते, bt टर्म को लेंगे और उसका जो है l के बराबर होगा, लेकिन हम अगर b का खोजते हैं तो इज इक्वल टू l अपॉन t हो जाएगा, और फिर इसको आप लिख सकते हो l t माइनस 1, तो b एंड t का तो निकल गया। अब देखते हैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं अभी जो एक चीज समझाया उसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए, तो डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे, ये जानते हो क्या है? टाइम है, तो ये भी क्या होगा? टाइम ही होगा, तो डायमेंशन ऑफ d भी मुझे मिल जाता है उससे, तो डायमेंशन ऑफ d क्या मिलेगा? टाइम का डायमेंशन मिलेगा, तो डायमेंशन मिल गया। अब ये अगर टाइम है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 सेकेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ टाइम मान लीजिए 5 सेकेंड्स, तो आप दोनों ऐड कीजिएगा ना, तो 8 सेकेंड्स आएंगे, तो t एक ही रहेगा, तो ये ऐसे कुछ बन गया। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, c t q है और ये ऐड हो गया t हो गया, ऐसे दोनों ऐड हो गए तो t ही बनेंगे, तो एक यहाँ पे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? c t स्क्वायर हो जाएगा। अब c t स्क्वायर का, c t स्क्वायर का अब याद रखिए, सी टी स्क्वायर, ये पूरा जो है सी टी स्क्वायर है, क्या है? सी टी स्क्वायर। सी टी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो इक्वल टू एक्स डायमेंशन होगा, क्योंकि ईच टर्म का डायमेंशन एक्स के बराबर होगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सी का जो होगा वो हो जाए एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा एल टी माइनस 2। इस तरह से हमको ईच एंड एवरी टर्म ए बी सी डायमेंशन, ए बी सी डी तीनों का, चारों का मुझे मिल गया। इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए ईजी है, आपको बहुत ही थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, ये सब कॉन्सेप्ट्स को ठीक से जानना होगा। एक और क्वेश्चन देखते, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होने के बाद में कॉन्सेप्ट्स क्लियर जब हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये क्या कह रहा है देखें पहले, तो कह रहा है कि P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये प्रेशर का, ये है क्या? प्रेशर का लिखा हुआ प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर।
तो इसका डायमेंशन प्रेशर में टी जो है टाइम है और डी जो है एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एक्स है आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब प्रेशर का आपको पहले डायमेंशन जानना होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप डायरेक्टली याद कर ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं समझा देता हूँ। देखिए इसका होता है मास, उसके बाद मीटर पर सेकेंड ऐसे हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे हो जाता है, टाइम में लिखना होगा ना। और इसके लिए फिर आपका एल स्क्वायर नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, एम ए माइनस टू, ऐसे लिख देता हूँ पहले बार आपको, ये दोनों हो जाएंगे ऐसे माइनस टू। अल्टीमेट प्रेशर को हम लिख सकते हैं डायमेंशन एम एल माइनस वन हो जाएगा। ये दोनों ऐड करोगे तो माइनस साइन यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा माइनस टू। तो ये प्रेशर का आपका बन गया क्या है, डायमेंशन। अब इसका भी डायमेंशन उतना ही होना चाहिए, कितना, प्रेशर का। अब इसमें भी देखिए एक चीज देख लीजिए पहले, ऊपर में क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये भी टी स्क्वायर ही होना चाहिए यूनिट, यानी कि यहाँ पे भी सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स एक हो गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, खोजना क्या है, ए अपॉन बी। तो पहले नंबर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, ये टी स्क्वायर ही होगा, टी स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स अलग अलग पड़ेगा। तो ए का डायमेंशन जो होगा यहाँ पर, लेकिन ऐसे माइनस मत कर दीजिएगा, ये दोनों टर्म्स जो है इनका डायमेंशन, तो ये डायमेंशन, ये इक्वेशन अलग से सोच लीजिए कि ए माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ था और उसका डायमेंशन टी स्क्वायर था। तो ए का भी टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर का भी टी स्क्वायर होगा। तो ए का हमने निकाल लिया। और क्या चाहिए मुझे, बी चाहिए, बी देखिए। अब देखिए ये टी स्क्वायर क्या है, इसका ऊपर में तो टी स्क्वायर, नीचे में आपका बी है और इसका डायमेंशन पता है एन, ठीक है। तो आप अगर लिखोगे तो इसके लिए टोटल आपका क्या बनेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसको ठीक से लिखा जाए तो क्रॉस कर लेते हैं, इसको नीचे लाते हैं, इसको बी इधर लिख देता हूँ समझाने के लिए। और इधर टी स्क्वायर ऊपर में है, इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, एल माइनस वन ऊपर चला गया, नीचे में यहाँ पे आया एम एल माइनस वन, ठीक है, टी माइनस टू। ये डायमेंशन होगा बी का। अब वो कितना होगा लिख के बताता हूँ, सबको ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका m माइनस वन, तो हाँ ठीक, यहाँ पे ये m माइनस वन हो जाएगा ऊपर में। l देखते हैं, l यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे भी माइनस वन है, तो ये तो माइनस वन रहेगा ऊपर में जैसे, लेकिन ये जो है अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस वन। उसके बाद देखिए t यहाँ पे t प्लस टू है और इधर नीचे से ऊपर जाएगा तो वो माइनस में है, तो वो भी प्लस टू हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो, ये दोनों कैंसिल ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, मीटर माइनस वन और t पावर टू 4, ये आपका डायमेंशन बनता है। और इस तरह से हमने क्या निकाला, b और a का अलग अलग निकाला, लेकिन पूछा क्या है, a अपॉन b का डायमेंशन पूछा है, a अपॉन b का। तो a का कितना है, a का टी स्क्वायर है और b का कितना है, b का नीचे अपॉन, और इधर हो गया m माइनस वन और t पावर टू 4, m प्लस वन हो जाएगा, ये t टू ऊपर में है और ये जो है t माइनस 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लिख सकते हो m और t माइनस टू, ये हो गया एक्चुअल आंसर, a अपॉन b का डायमेंशन। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है, लेकिन अगर ठीक से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको अगर डायमेंशंस और पावर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैसे चेंज होते हैं, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपको एक्सपोनेंट्स में या सर्ड्स कहते हैं, चैप्टर 10 का ही एक्चुअली है ये। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई पावर है, वो जब न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये साइन चेंज करके हम ऊपर ले जा रहे हैं सबको,
ये ध्यान रखिएगा, तभी जाके आपके डायमेंशंस राइट मिलेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह से करना होगा। क्या है पहले क्वेश्चन, तो मांग क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए ओमेगा के इन द इक्वेशन गिवन। क्या इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट ओमेगा t माइनस के, ठीक है, kx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन आ गया, साइन थीटा कुछ भी हो वो एक कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट माना वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे बस इतना ही हमको इससे पता चल रहा है। y इज इक्वल टू ए, y क्या है, डिस्टेंस है अलोंग द y एक्सिस। तो ये अगर l है तो a का डायमेंशन क्या होगा, l होगा। a का डायमेंशन मिल गया। अब इन दोनों का ओमेगा और k का खोजना है, उसके लिए तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन कैसे खोजेंगे, ये समस्या हो गया ना। अब मैंने कहा कि ये डायमेंशन लेस है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मान लीजिए 30, यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये भी डायमेंशन लेस है, भीतर वाले भी, ये भी डायमेंशन लेस। 60 मान लीजिए 60 माइनस 30 करते 30 आता है, और साइन 30 तो हाफ आता है, तो पूरा डायमेंशन लेस चल रहा कहानी। अब मैं इसको डायमेंशन लेस मानता हूँ, किसको, ओमेगा टी खुद क्या है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस होना माने क्या है, m नॉट, l नॉट एंड t नॉट है। लेकिन ये पूरा जो है डायमेंशन लेस है, ओमेगा खुद डायमेंशन लेस नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशन इसके पास है। तो ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा m नॉट, l नॉट, t नॉट, और t का डायमेंशन नीचे -1, सॉरी +1 हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा यहाँ पे नीचे, तो ये जाकर ऊपर में आ जाएगा और क्या कर देगा, ये बना देगा आपको t-1। इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समझाने में आपको कंफ्यूजन तैयार हो जाएगा फिर। तो ओमेगा इज इक्वल टू t-1, ये उसका डायमेंशन निकल गया। ठीक उसी प्रकार ये तो 30 है डिग्री वाले, 30 है नंबर 1, तो उसमें भी डायमेंशन नहीं है। तो kx के पास खुद एक डायमेंशन कुछ नहीं है, m नॉट है, l नॉट है एंड t नॉट। लेकिन x तो एक डायमेंशन वाला फिजिकल क्वांटिटी है कि x का डिस्टेंस है। तो आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू m नॉट, l नॉट, t नॉट, और k के x के लिए क्या लिखो, l नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, l-1 ऊपर में आ जाएगा। और इस तरह से हम k, ओमेगा और a का इधर आप लिख लीजिए एक बार ऐसे। ये सारे a, ओमेगा एंड k के डायमेंशंस निकल गए। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है। डायमेंशन खोजना है किसका, बीटा का। बीटा कहाँ है, यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा दिया हुआ है। P है यहाँ पे प्रेशर, Z दिया हुआ यहाँ पे पावर में, डिस्टेंस है थीटा, टेम्परेचर में है। देखिए अभी तक मैंने कहा ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग किसका, मैकेनिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स के लिए मैकेनिक्स करते हैं, तो उसमें MLT को यूज़ करते हैं। टेम्परेचर में जब जाते हैं तो हम थीटा को यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो एम्पियर को यूज़ करने लगते हैं। ये 5 टर्म्स डायमेंशन के हम यूज़ करते हैं। मोल और कैंडिला, मोल कभी कभी अगर आ भी जाए तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कैंडिला कभी आता नहीं है। तो मोल और कैंडिला के डायमेंशन हम नहीं पूछते हैं। ये 5 डायमेंशंस मेनली हम MLT से काम करते हैं। जब टेम्परेचर का कोई टर्म आ जाए तो थीटा ले लेंगे, या केल्विन के फॉर्म में के ले लेते हैं। अब आंसर देख के आप समझ जाएंगे, के लिखा हुआ तो केल्विन के फॉर्म में दिया हुआ, यानी केल्विन के लिए के लिया हुआ टेम्परेचर ही है, या थीटा भी लिया हुआ तो टेम्परेचर के लिए। ए अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि ए क्या है, एम्पियर के लिए सिंबल है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को सिग्निफाई कर रहे डायमेंशन को, वो एरिया नहीं है। तो ये बातें आपको क्वेश्चंस देखकर समझ जानी चाहिए। एक और चीज यहाँ पे देखो, K इज इक्वल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप जानते नहीं हो, तो मैं आपके लिए इसका डायमेंशन लिख दिया हूँ। तो ये इक्वेशन में आपके लिए कोई बाधा या रोड़ा नहीं डालने वाला है। ये नाम है, आपको देख कर डर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे ये आएंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन आएंगे आपके
चैप्टर्स में, तो आप तब इनको पहचान जाइएगा और इनका डायमेंशन और यूनिट दोनों निकालना सीख जाइए। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपके अपेंडिसेस में जो है दिए हुए हैं, कहाँ लास्ट में फिजिक्स बुक के क्लास 11 के, तो उसमें आप देखिएगा और कुछ कुछ करके नोट किया कीजिए अपने कॉपी में, 5 करके करिए ना, 5 करके देखिए, खत्म हो जाएंगे 20 दिन में, 120 हो गए तो महीना भी नहीं लगेगा। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से कह रहा हूँ, तो उसको नोट कर लीजिए, तो क्या होगा, वो अपना आपका हो जाएगा। ये सारे जान पहचान वाले जो, मैं ये भी कहूँगा कि जल्दीबाजी में मत कीजिए, एक ही दिन लगातार 20 दिन मत कीजिए। जैसे 2-3 दिन किया आपने, 20 हो गया, फिर कुछ दिन बाद कीजिए, तो क्या होगा, वो ग्रुप जो है आपको याद रहेगा। 20 का ग्रुप बना लीजिए, 10 का ग्रुप बना लीजिए, 10 का ग्रुप बनाएंगे तो 10 बार 10 दिन लगेगा आपको, है ना, 10 करते 10 दिन लगेगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी है वो है। तो ये देखिए क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, रिपीट करता हूँ। P इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा, और उसके बाद E लिखा हुआ है माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा, मैंने कहा था एक्सपोनेंट E जब होगा, E का कोई डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ तक मैं कहा था कि कोई भी पावर हो, कभी आपने देखा होगा 2 पावर 2 5 kg, आपने देखा है? अच्छा देखा है आपने? आंसर कभी आया आपका? नहीं आया। आपने देखा होगा ऐसे? नहीं मिलेगा ऐसे, आपको मिलेगा 2 पावर 2 केवल 5 मिलेगा। तो 5 आप जानते हो, तब कर लोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 62 जा 32। इसको आप लिख सकते हो, लेकिन इसको आप नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे अगर 2 पावर 2 मीटर लिखा हुआ तो आप नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकते। 2 पावर 2 लिखा है तो आप लिख दोगे 4, यानी पावर्स के भी कोई डायमेंशंस नहीं होता। तो ये एक्सपोनेंट साइन जो है, ये 2.7 है, कांस्टेंट है, इसमें तो होता ही नहीं है। पावर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो पहले मैं यहाँ से अल्फा को निकालने की कोशिश करता हूँ, चलिए निकालता हूँ अल्फा। और एक चीज बता दूँ, पहले ये थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये पोर्शन जब कुछ है नहीं, डायमेंशनलेस है, ये पूरा पोर्शन है, सेक्शन जो है डायमेंशन, तो पूरा डायमेंशन कहाँ आ गया, केंद्रित हो गया यहाँ पे। और ये डायमेंशन किसके बराबर होगा, इस हर डायमेंशन जो इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। इसका डायमेंशन अगर आपको पता है तो इसका डायमेंशन पता चल जाएगा। तो पहले मैं आपको P का डायमेंशन बता देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या लिखोगे आप, mL T-2। एरिया के लिए क्या लिखोगे, L हमारा L और 2 तो ऊपर चला जाएगा, -2 तो क्या हो जाएगा, M L-1, ये 1 -2, ठीक है, T-2। ये डायमेंशन हो गया आपका P का। तो ये डायमेंशन आपको अल्फा अपॉन बीटा का मिलेगा। अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन जो है वो दिया हुआ है M L-1 T-2। लेकिन मुझे अल्फा अपॉन बीटा नहीं चाहिए, मुझे केवल बीटा चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, बीटा अगर मैं अल्फा का डायमेंशन जाने हूँ तो बीटा का उससे रिलेट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ अल्फा का डायमेंशन। तो देखिए अल्फा जेड की थीटा नीचे में है, इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन होगा M0 L0 T0। ये मानते हो आप? क्यों? क्योंकि वो डायमेंशन लेस है, तो कोई भी पावर नहीं हो, 0 पावर से कुछ 0 मैंने क्या होता है 1 1 1 1 मैंने 1 नो डायमेंशन आ जाएगा, 0 मैंने 0 तो नहीं लिख सकते, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशन नहीं हो, खाली 1 होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अल्फा नहीं जानते, अल्फा छोड़ दिया मैंने। क्या जेड का डायमेंशन जानते हो? जेड क्या है, डिस्टेंस, जानते हो, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। आप क्या के का डायमेंशन जानते हो? के का डायमेंशन हम डायरेक्टली यहाँ से ले लेते हैं। तो के का लिखा हुआ है M L स्क्वायर T-2 और थीटा -1, ठीक है। और थीटा का यहाँ पे क्या होगा, थीटा का थीटा ही होगा, थीटा यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे यहाँ, ठीक है। इज इक्वल टू M0 L0 T0। अल्फा को एक तरफ रखते हैं, बाकी को ले जाते हैं। तो ये तो लिखना जस्ट समझाने के लिए, अब ये ले जाते हैं हम।
एम एल टू टी माइनस वन ऊपर चला जाएगा और एक एल ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, फिर देख लीजिए, मैं ठीक कर रहा हूँ। एम ले गया वहाँ पे, एल पावर टू ले गया वहाँ पे, ठीक है। ये वाला लिख रहा हूँ एक्चुअली, ये ठीक है। टी पावर टू माइनस टू ले गया, थीटा उसका था वो तो यहाँ पे थीटा से ही कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन बनेगा, तो एम एल वन हो जाएगा टी माइनस टू। ये हो गया आपका डायमेंशन अल्फा का। अब मैं अल्फा का डायमेंशन अगर यहाँ पुट कर दूँ, पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बीटा इज इक्वल टू, बीटा क्रॉस कर देता हूँ तो वो इधर आएगा, अल्फा अपॉन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसको मैंने नीचे लिखा। तो इज इक्वल टू अल्फा का मैं लिखता हूँ एम एल वन टी माइनस टू अपॉन नीचे में ये वाला लिखता हूँ एल माइनस वन और टी माइनस टू, टी माइनस टू एम एम कैंसिल हो जाएगा, केवल अब क्या बचा, ये जो है देखिएगा ये प्लस है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस ही बनेगा, तो एल वन हो जाएगा, एल टू, तो बीटा का मुझे डायमेंशन मिल गया एल और टू। तो आंसर यही है, बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन दिस। तो देखें क्या लिखता है, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू C माइनस अल्फा T पावर टू टू, ऐसे दिया हुआ और कह रहा है कि आप अल्फा का खोजिए। अब देखिए मैं बता दूं, जब भी पावर में देख लो आप कोई चीज, बाकी सब छोड़ दो, ऐसे भी आपको समझाऊंगा तो वही चीज आ जाएगा, लेकिन पावर में आप देख रहे हो तो उसका डायमेंशन क्या होगा, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस हो जाएगा। और साइन को आप ध्यान में मत रखिए, साइन तो प्लस माइनस कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना लिख देंगे, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। तो यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट और टाइम का हो जाएगा टी स्क्वायर, ये तो ऊपर जाएगा, ये तो कोई काम के है नहीं, तो टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन। कितना इजी है, देखने में कितना हार्ड लग रहा था। वैसे मैं बता दूं, ये स्मॉल टी जो है दिया हुआ है कि वो टाइम है, आप सोचो कि टाइम टी लिख लेते हो टाइम, एक्चुअली टी जब भी न्यूट्रिशन में रहे तो उसको ज़्यादातर आप टाइम ही लो, अगर कुछ और नहीं लिखा हुआ हो, मेंशन नहीं किया हुआ हो। इस तरह से मैंने आंसर निकाल दिया किसका, अल्फा का। तो अल्फा का डायमेंशन क्या, इस तरह से हम लोग देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत टफ लग रहे थे। तो इतना टफ लग रहा था, ये तो एक स्टेप को एक्चुअली मैं समझाने के लिए 0 लगाकर मैं समझाया, इसलिए इतना बड़ा हो गया। नहीं तो मैं तो डायमेंशन लेस लिख देता और इसको नीचे लाता, तो फिर ऊपर लेके चला जाता तो -2 हो जाता। और इतना इजी क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा था। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझने के बाद हम लोग अब डायमेंशनल इक्वेशन का तीसरा यूज हम समझने वाले हैं, और वो क्या है कि टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल फिनोमेना। इसका मतलब क्या है, तो मतलब कुछ भी हो, ये याद रखिएगा आप डायमेंशनल अगर होमोजेनिटी का बात समझ गए हैं तो कोई भी टर्म को आप उसके संग रिलेट कर सकते हो। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास m एंड एक्सेलरेशन a। तो कह रहा है कि आप एक्सप्रेशन फॉर F निकालिए। यहाँ पे फोर्स जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये फोर्स के लिए हम लोग एब्रिविएशन ले रहे हैं F, मास के लिए हम ले रहे हैं स्मॉल m लिया हुआ है, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए लिया हुआ है स्मॉल। तो ये दिया हुआ है, मैं इसी को लेके चलता हूँ। तो क्या F डिपेंड्स ऑन मास m, इट डिपेंड्स अपॉन मास m। अब m में तो लिख दिया, लेकिन याद रखिएगा आप नहीं जानते हो ये लिनियरली या रूट ओवर कितने पावर से वो उसके डिपेंडेंट नहीं आते। तो पावर आपका रूट ओवर पावर होता है हाफ रूट एड से, तो हमेशा स्क्वायर 3 टाइम्स 4 टाइम्स क्यूब रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, उससे कुछ नहीं पड़ता है, वहाँ पे 1/2 लिख देते हैं, इसको हम x पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसी पर कह रहा है कि F डिपेंड्स अपॉन
एक्सीलरेशन ऑल्सो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई, ठीक है, ये दोनों लिख दिया मैंने। इसको अगर इक्वेट किया जाए तो इक्वेशन लिखने का तरीका है कि दोनों की जो डिपेंड करता है प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के द्वारा इक्वेट करते हैं। के हो गया यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और एम एक्स ए वाई, यहाँ तक समझ में। अब देखिए चूंकि इक्वेशन है तो डायमेंशनली इसका क्या होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि होमोजेनिटी ऑफ एक प्रिंसिपल तो ही कहते हैं। तो इसका हम अगर खोज लें एफ का डायमेंशन कितना होगा, तो वो तो हम जानते हैं मास लेंथ T-2, तो वो इस तरफ भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, नहीं तो लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये काम में नहीं आएगा, ये काम में नहीं आएगा, तो हमको लेना है क्या एम एल T-1 T-2, ये हमको डायमेंशन लेना है दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर हो गया आपका एम एल T-2, आप लिखिए एफ के लिए, इट शुड बी इक्वल टू क्या, इसके लिए एम है ना, मास है, एम एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक्सीलरेशन के क्या लिखोगे आप, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर बाई हो गया। इसको थोड़ा खोलेंगे, इक्वेट कर रहे हैं ना, एम एक्स, ठीक है, इसको आप लिखो एल वाई और इसको लिखो आप T-2y। अब एक एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये याद रखिएगा। एक एक आप देखिए दोनों सब अलग अलग है, एम है यहाँ पे मेरे पास, एम है, एल है और टी है, तो इसका जो पावर है इसका पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे है एम एक्स इज इक्वल टू एम वन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 मिल गया मुझे। अच्छा एल यहाँ पे कितना है, तो एल है आपका एल वाई इज इक्वल टू एल वन, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 1। चाहो तो इसको लिखो, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जज करना चाहते हो तो यूज कर लो। तो कैसे लिखोगे, तो इसको लिखो T-2y इज इक्वल टू T-2, तो -2y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। क्योंकि कोई बच्चा इससे रिलेट किया होता है और y निकाला होता है तो उसका भी y 1 आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन मिला ये, इसको इक्वेशन आप बनाइए, उसका फिजिकल क्वांटिटी समझा के इक्वेशन रिलेशन बनाइए, रिलेशन बना आप इक्वेशन बनाइए, क्योंकि आपको तो पावर्स नहीं पता थे ना। अब लिखिए आप F इज इक्वल टू के को रखिए जैसे m, मास यहाँ पे m है, अच्छा m x कितना है, पावर टू 1 है, ठीक है, यहाँ पे है ना x पावर टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। उसके बाद a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो a 1 हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली ये क्या हो गया, f इज इक्वल टू KMA। अब इसको कैसे निकालें, तो ये डायमेंशन आपको हेल्प नहीं करने वाला है। यहाँ पे या तो आप कोई कैलकुलेशन होगा मैथमेटिकल या एक्सपेरिमेंटल डेटा होंगे, डेटा को लेकर आप यहाँ पे लिखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसको 1 रख दीजिए तो क्या जाएगा, f इज इक्वल टू 1 मत लिखते और नहीं लिखते, f इज इक्वल टू m है, और यही तो इक्वेशन है ना फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए हमने रिलेशन तैयार किया, हमने फॉर्मूला तैयार किया एक्चुअली, और सही फॉर्मूला तैयार किया, क्योंकि इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन सेम हो गया। मैं ये भी फिर से बता रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू वो तय नहीं कर सकता है, वो तय नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में करते हैं, एक्चुअली याद रखिएगा ये इस क्वेश्चंस कैसे हम कर रहे हैं। जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है डायमेंशंस के, यानी कि इक्वेशन के जितने भी टर्म्स होंगे सारे के जो डायमेंशंस होंगे सेम होंगे, उसी से इनके बीच में रिलेशन तैयार हो रहा है और इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, 2 मास ऑफ द बॉब M, 3 एक्सीलरेशन G, और
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टी। तो पहले तो डिपेंड करता है, तो कैसे लिखते हैं उसको, प्रोपोर्शनल लिखते हैं। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल है लेंथ, ठीक है। अब हम नहीं पता है कि रूट एल होगा, एल स्क्वायर होगा, एल पावर टू 1 होगा, तो मुझे नहीं पता पावर क्या होगा। रूट अगर होता तो हाफ लिखते हैं, वो भी पावर में लिखते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि टी डिपेंड्स ऑन मास एम, तो उसको हम पावर टू बी पकड़ लेते हैं। थर्ड क्या है, टी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन जी, और उसको मैं सी पकड़ लेता हूँ पावर, ठीक है। अगर इक्वेशन में फॉर्म करना है तो मुझे लिखना होगा, इक्वेट करना होगा, टी इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना होगा और लिखना होगा एल ए एम बी एंड जी सी लिखना होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब देखिए ये एक टर्म है कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, ये एक टर्म है लेफ्ट हैंड में। दोनों टर्म्स की क्या होना चाहिए, होमोजेनिटी होना चाहिए, किसमें, डायमेंशन में। इसकी डायमेंशन कितना है, तो इसका टी पावर टू 1 है, तो इस तरफ का भी कितना होना चाहिए, टी पावर टू 1 है। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको लेंगे ही नहीं अपने कंसिडरेशन में, हमारे काम का नहीं। अब उसको लेते हैं, तो क्या लिखे, एल ए एम बी जी सी इज डायमेंशनली टी पावर टू 1, ठीक है। ये अब एल क्या है, एल तो एल ही है, ए एम क्या है, एम तो एम ही है, जी क्या है, जी लेकिन क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी कि मीटर पर सेकंड में एल टी माइनस 2 है, और उसमें ब्रैकेट दे दीजिए सी, और इनका जो है डायमेंशन इक्वल टू टी माइनस 1। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा रहा हूँ, समझो, थोड़ा इजी हो जाएगा। एल ए एम बी कैपिटल एम और एल सी टी माइनस 2c इज इक्वल टू टी पावर टू 1। इस दोनों एल को हम ऐड कर सकते हैं, तो एम बी एल ए प्लस सी टी माइनस 2c इज इक्वल टू टी पावर टू 1। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा स्टेप कम कर देता हूँ, एम नॉट एल नॉट टी पावर टू 1 ऐसे लिख सकता हूँ। इससे मुझे क्या पता चल जाता है, एक तो पता चले एम बी इज इक्वल टू एम नॉट, तो बेस इक्वल होने के चलते पावर से भी इक्वल, यानी कि बी इज इक्वल टू 0। इसको खोज लेता हूँ क्योंकि सी पता नहीं मुझे, तो टी माइनस 2c इज इक्वल टू टी पावर टू 1, इसका मतलब माइनस 2c इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। अब उसके इशारे में एल ए प्लस सी खोजता हूँ। एल ए प्लस सी कितना होगा, एल नॉट होगा, लेकिन सी कितना है खुद, वो हाफ है, तो ए तो ये इक्वल होगा ना, तो सी को मतलब मैं हाफ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ठीक है, मतलब उधर चला गया। तो इस तरह से मुझे ए बी सी मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, ए बी सी मिल गया। अब मैं इसको इक्वेशन में रखता हूँ, टी इज इक्वल टू के एल, ए कितना है मुझे, ए है हाफ, ए हाफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम मास 0, ठीक है, बी 0 है, देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद जी सी कितना है, माइनस हाफ। इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि एम नॉट को छोड़ दीजिए, तो 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं एल अपॉन जी, नीचे ये हाफ है तो नीचे ऊपर प्लस साइन हो जाएगा, और दोनों को क्लब कर सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू, इसको हम रूट में लिख सकते हैं के रूट ओवर एल अपॉन जी। अब ये के का वैल्यू जो है मुझे पता नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू 2 पाई, इसको आप रख लोगे तो और एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा।
ये यहाँ पे नहीं पता, रिलेशन नहीं पता चला आपको, रिलेशन बस इतना ही पता है, L/G पता चलेगा, रूट होगा, ठीक है, यही पता चलेगा। ये तो एक्स्ट्रा मैं एक्सपेरिमेंटली आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको मिलता है ये के, ये वाला आंसर आप दे सकते हो, ये आंसर हम जानते हैं इसलिए दे दिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर सकते हैं कि क्या लिख रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है पहला नंबर। अब देखिए कोई चीज आप ऐसे लेकर ऐसे घुमाते हो तो रस्सी जो है उसको टानता है, तभी तो सर्कुलेट करता है ऐसे, तो वो जो फोर्स लग रहा है ना इधर कहते हैं उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। माने कोई चीज ऐसे हम घुमा रहे हैं ऐसे, यहाँ से बॉब है तो ये पीछे की तरफ में सेंटर की तरफ खींचा जाता है, तो उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहें, या सिंपल एक फोर्स है, फोर्स का ही उसका यूनिट होगा। तो हम सेंट्रीपेटल फोर्स को फोर्स ही लिख रहे हैं, ठीक है। फोर्स ऑन द पार्टिकल मूविंग विथ रेडियस r, वेलोसिटी v है, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड दिस थिंग, ओके। ये हमको जानना है। इसके लिए मैं बता दूं कि बताया वो जरूरत नहीं है आपको, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ये, तो ये प्रोपोर्शनल टू m लिखोगे और टू a लिख दो, प्रोपोर्शनल टू v लिखोगे पावर टू b लिख दो, प्रोपोर्शनल टू r लिखोगे और टू c लिख दो, और इक्वेट करते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसके बाद m a u b r c लिखते हो। इसका आपको डायमेंशन जानना होगा। फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका डायमेंशन। ये डायमेंशन आपका यहाँ पर भी होना चाहिए, m l t -2। इससे हम इक्वेट करेंगे, इसको भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम लिखे मास का तो आप m लिखोगे a, ठीक है। वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो गया l t-1, उसका होल का पावर b होगा, और r जो है ये डिस्टेंस है, उसको आप पावर टू c कर दोगे, इज इक्वल टू m1 l1 t-2 लिखोगे आप, ठीक है। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो m a l b t-1b को b ही कर देते हैं, ठीक है। l c इज इक्वल टू m1 l1 t-2। ब्रैकेट्स में जानबूझ के हटा रहा हूँ, इक्वेट करने में थोड़ा सुविधा होती है ब्रैकेट्स देखने पर, तो उसको आप हटा दीजिएगा वर्किंग के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, m a l b प्लस c t माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू m1 l1 t-2। यहाँ पे ma इज इक्वल टू m1, तो सीधा लिख दीजिए a इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे t इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू -2 था, माइनस में हटा दीजिए, b इज इक्वल टू 2। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए क्या करना, मुझे l b प्लस c इज इक्वल टू l1 लिखना। अब b पता है, b मुझे पता है ना, c नहीं पता है, c पता चल जाएगा कैसे, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, b जो है 2 है, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू उधर जाएगा तो -1, c भी पता चल गया, ठीक है। अब लिखते हैं, यहाँ पे इक्वेट करते हैं, f इज इक्वल टू k का तो कुछ कर नहीं सकते हम, m a इज इक्वल टू 1, ठीक है। b इज इक्वल टू, उसका b है ना, तो 2, उसके बाद है c, r इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1, ऐसे लिखोगे आप। मैं कहा कि इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है k इज इक्वल टू 1, इसको हटा दीजिए, f इज इक्वल टू m v स्क्वायर, और r नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर टू -1 है। तो ये हो गया फॉर्मूला सेंट्रीपेटल फोर्स का। इस तरह से हम देखिए रिलेशंस निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट्स
टर्म्स के चेंज नहीं होंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही कहती है। अब देखते हैं कि 2021 का एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको हम सॉल्व कर पाते हैं कि देखिए क्या बोल रहा है। If force, acceleration, time are chosen as fundamental physical quantities, मतलब उनके रिस्पेक्ट में करना है। इसको फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या एनर्जी। अब देखिए एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन क्या, सबका लिख देता हूँ मैं। एनर्जी का डायमेंशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आप जानते हो एन होता है, तो डिस्टेंस के लिए और एक पॉइंट किया, ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया। अच्छा, और किसका चाहिए यहाँ पे, फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन भी लिख देता हूँ तो इजी हो जाएगी आपके लिए। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी लिख देता हूँ, ए सी सी लिख देता हूँ शॉर्ट में, तो वो हो जाएगा लेंथ टी माइनस 2। और टाइम, टाइम का तो आप जानते हो, टाइम का क्या लिखोगे, टाइम। तो ये डायमेंशंस है और होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को हम यूज करेंगे और इनके बीच में रिलेशन मैंने आपका एनर्जी और इनके बीच में निकालूंगा मैं। एनर्जी को मैं ई कर देता हूँ, ई इज प्रोपोर्शनल टू, पकड़ता हूँ मैं एफ ए, ठीक है। ई इज प्रोपोर्शनल टू, पकड़ता हूँ कैपिटल ए दिया हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। एक्सलेशन में कैपिटल ए लिखा हुआ है, आप स्मॉल ए नहीं लिख सकते, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मुझे लिखना चाहिए था कैपिटल ए। ये कैपिटल ए लिखना चाहिए, कहीं भी लिखा नहीं होगा इसमें, लिखता तो बात आता, मैं लिखा ही नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये बी हो जाएगा आपका, और एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी, टी का सी कर दीजिए। तो इक्वेशन आपका क्या बनता है, हम मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बताया ना कि जैसे कि आपको पता जब रहता है कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या है तो आप लिखते हो, यहाँ पे आपको कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है तो आप डायरेक्टली काम कीजिए, ई इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ जहाँ पे 1 समझाने के लिए, ठीक है। एफ पावर टू ए आपका ए पावर टू बी एंड टी पावर टू सी। डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस 2। इन सब का इज इक्वल टू, यहाँ पर भी तो एम एल टू टी माइनस 2 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं, तो इसका मतलब एफ पावर टू ए पावर टू बी एंड टी पावर टू सी इज डायमेंशनली m1 l2 t माइनस 2। एफ क्या होता है, m l t माइनस 2 पावर टू ए क्या होता है, एल टी माइनस 2 पावर टू बी, और टी कितना होता है, टी टी होता है, और ये m1 l2 t माइनस 2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो एम ए एल ए टी माइनस 2a, यहाँ पे एल बी टी माइनस 2b, यहाँ पे टी सी इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस 2। यहाँ पर देखिए m अकेले तो एम ए एल कितने 2 हैं, एल ए प्लस बी, और टी कितने हैं, टी आपके हैं माइनस 2a माइनस बी 2b एंड प्लस सी इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस 2। यहाँ पे देखिए एम ए इज इक्वल टू m1 हो गया, तो ये तो पता चल गया कि a इज इक्वल टू 1, यहाँ तक इजी हो गया। अब देखते हैं कि देखिए a पता चले तो एल ए प्लस बी इज इक्वल टू L2 है, जिससे मुझे मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और a इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, देखो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। b मुझे मिल गया, अब c खोजना है। c खोजने के लिए मैं यहाँ खोज देता हूँ, चाहे यही खोज देता हूँ। c कैसे खोजूंगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत लंबा सा एक कहानी है, क्या है, मैं खाली पावर्स लिख देता हूँ, माइनस 2a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो माइनस 2 इंटू ए इतना ही हो जाएगा, माइनस
इसका भी 1 है तो ये भी 2 हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो सी भी मुझे मिल गया। अब सबको मैं रख दूंगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल टू ही कर दीजिए आप, बहुत दिक्कत होती है, तो F पावर 2 A कितना है 1, उसके बाद में A B पावर 2 1, उसके बाद C T पावर 2 2, तो आप लिख सकते हो कि E का डायमेंशन जो है F, कैसे लिखा हुआ अलग अलग स्क्वायर्स में लिखा हुआ, तब भी अलग अलग स्क्वायर्स में लिख दीजिए ऐसे, वो आपको जैसे देगा वैसे आप कर लोगे। वो अलग अलग स्क्वायर्स में कभी दे देते हैं, कभी एक साथ में एक्यूमुलेट करके स्क्वायर्स में दे सकते हैं। तो ये आंसर कौन सा राइट हो रहा है मेरा, ये ए ऑप्शन मेरा राइट हो रहा है, चेक करके देख लीजिए, FAT², ठीक है। तो ये था तरीका हम लोग ऐसे रिलेशन फिजिकल क्वांटिटीज में निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसमें आप देखिए क्या कह रहा है कि एनर्जी खोजना है पार्टिकल का, मास दिया हुआ, एग्जीक्यूटिंग SHM क्या होता है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये आपके क्लास 11 के लास्ट की तरफ आएगा, तो अभी तो शुरुआत है, तो कोई आपको आइडिया नहीं होगी इसकी आइडिया की जरूरत है नहीं। मैं केवल आपको बता देता हूँ कि सबका अगर आपको ये पता है, क्या कहते हैं, डायमेंशंस पता है, तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से हमको निकालना है। हमको क्या पता है क्या होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल जो है यहाँ पे दिए हुए हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनका डायमेंशन अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ये रिलेशन खोज सकता हूँ। कैसे, एनर्जी का पहले मैं खोजता हूँ, तो एनर्जी का होता है mL2T -2, ये है एनर्जी का डायमेंशन। अब किसका मास का चाहिए, तो स्मॉल m का, ठीक है, स्मॉल m यहाँ पे लिखो मास, तो उसका तो आप जानते हो m होगा, जानते हो ना, डायमेंशन उसका m होता है। उसके बाद आपका एम्पलीट्यूड, यहाँ पे कैपिटल ए लिया, एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस का, तो उसका भी L हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो ओमेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका जो है वो भी आपको पता चल गया T-1। ये सारे वैल्यूज, ये सब कंडीशंस पता है तो इजीली आप कर सकते हो। तो पहले आप क्या लिखोगे, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, उसमें पावर टू A दे दीजिए, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू A कैपिटल, उस पर B दे दीजिए, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, आप लिखिए ओमेगा, उसको C दे दीजिए, और उससे इक्वेशन बनाइए, एनर्जी इज इक्वल टू समथिंग K, है मतलब ये आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, m पावर टू A पावर टू B एंड ओमेगा पावर टू C कीजिए। अब इससे हमको इक्वेट करना है, एनर्जी मुझे पता है कितना है, एनर्जी का डायमेंशन है, इन सब का डायमेंशन भी इतना हुआ, इसको इंक्लूड अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको छोड़ के बात करते हैं, तो लिखते हैं m स्मॉल m पावर टू A और कैपिटल A पावर टू B, ओमेगा पावर टू C, उसका डायमेंशन क्या बनेगा, एनर्जी का डायमेंशन। मैं अभी लिख देता हूँ एनर्जी का डायमेंशन। अब m का क्या होगा, m का डायमेंशन m होगा, कैपिटल है, ठीक है, और मैं स्क्वायर नहीं दे रहा हूँ, अभी ऐसे समझा रहा हूँ। a का क्या होगा, l होगा, b, ओमेगा का क्या होगा, T-1 होगा, और c हो जाएगा, और e का क्या होगा, तो m1 L2 T-2 हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, ma lb T-1 c, 1c को खाली आप c लिख दीजिए, तो -c लिख दीजिए, ऐसे 1c या c एक ही बात होता है, और m1 L2 T-2। अब सबका इंडिविजुअल निकालिए, देखिए ये एक m है तो यहाँ पे m है, तो बेस इक्वल तो और c इक्वल, यहाँ पे l और l देखिए, b इज इक्वल टू
2 हो गया। ये देखिए दोनों बेस इक्वल है, तो माइनस सी इज इक्वल टू -2, उसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो जाएगा सी इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि ABC क्या होगा। अब इसको आप इक्वेशन में रखिए, तो F इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या लिखोगे आप, M पावर टू A इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखिए, कैपिटल A लिखिए, उसके बाद लिखिए B पावर टू 2 लिखिए, और C लिखिए 2 ओमेगा 2। तो आपका हो गया फॉर्मूला K M A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो है मुझे तो इससे पता नहीं चलेगा, या तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली देखा गया है यहाँ पर K इज इक्वल टू हाफ होता है, तो इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू हाफ M A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये SHM का एक इक्वेशन है, F नहीं होगा, ये एनर्जी है, सॉरी एनर्जी, ठीक है। ये SHM का एक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेट कर लेते हैं होमोजेनिटी के द्वारा। अब हम लोग एक नीट 2015 का एक देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है एनर्जी, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स। उनसे कंपेयर करना है किसको, द डायमेंशनल फॉर्मूला खोजना मुझे टेंशन का, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का बता दूं, S अगर लेता हूँ तो S इज इक्वल फोर्स अपॉन लेंथ होगा, उसका डायमेंशन क्या आएगा फिर बताइए, तो डायमेंशन उसका होगा, डायमेंशन बता रहा हूँ, फोर्स क्या होगा M/L/T-2 होता है अपॉन L कैंसिल होता है, डायमेंशन ऑफ S जो हो गया आपका M/T-2। ये है डायमेंशन जो कि दोनों तरफ होना चाहिए होमोजेनिटी के हिसाब से। अब इसको मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं S इज प्रोपोर्शनल टू E है, E पावर टू A पकड़ लीजिए, और S इज प्रोपोर्शनल टू V है, V पावर टू B पकड़ लीजिए। अच्छा, S इज प्रोपोर्शनल टू T है, जिसको C पकड़ लीजिए पावर। तो इक्वेशन क्या बनता है आपका, S इज इक्वल टू K इंटू E पावर टू A, V पावर टू B एंड T पावर टू C, इस तरह से बनता है। अब सबका आपको यूनिट जानना होगा, आप जानते हो क्या, देखें अभी आप इतना प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा हम तो सीख गए। पहले तो इसकी यूनिट बता दें, तो इसकी डायमेंशन है M/T-2, इधर भी आपको M/T-2 आना चाहिए। चलते करते हैं इसको, तो E पावर टू A इसको यूज नहीं करते हैं डायमेंशंस में, ठीक है ना। V पावर टू B एंड T पावर टू C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ S, ठीक है। E का क्या डायमेंशन होगा, तो M/L/T-2 ब्रैकेट A, V क्या है, वेलोसिटी है, तो क्या होगा L/T-1 पावर टू B, ठीक है। और तीसरा क्या, टाइम, तो टाइम का तो T ही होता है, T पावर टू C इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे ये M1 L0 T-2, ऐसे। ये तो सर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो क्या आएगा ये MA L2 A T-2 A LB T-B, यहाँ पे TC इज इक्वल टू M1 L0 T-2। M अकेले है तो फिर लिखिए इसको MA, L देखिए 2 है तो इसको एक साथ में लिखिए L2A प्लस B, T लिखिए 3 है आपके पास, -2A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू M1 L0 T-2। अब देखिए MA और M1 देखिए, तो इससे हमको क्या मिल गया, A इज इक्वल टू 1 निकल गया। मैं इसको कर देता हूँ पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पे L है, तो 2A प्लस B इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और A जो है मुझे मिला है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस B इज इक्वल टू 0।
या फिर कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू -2 हो गया। इससे तो मुझे पता चल गया ये। अच्छा चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसी दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2, और a जो है 1 है, तो -2 इंटू 1 माइनस बी, बी कितना -2 है, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये -2 प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो c इज इक्वल टू -2 ही आया। तो ये था ABC का वैल्यू मिल गया मुझे। अब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये सब सॉल्व नहीं करना है, मुझे डायमेंशन इस तरह से बता देने हैं। तो इसके डायमेंशन जो है इसके फॉर्म में कैसे होगा, तो ई का क्या होगा, ई पावर टू ए कितना 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बाद में लिखा हुआ है, तो मैं भी बाद में लिखूँ। उसका भी कितना है, b -2 है, तो v -2, और c b -2 है यस, और c भी -2 है, तो ये t -2, तो ये जो ऑप्शन मिला होगा वो सही है। तो ये देखिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गई। देखिए बहुत इजी है, आप डायमेंशन ठीक से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम सकते हैं कि नहीं देखें। तो कह रहे हैं कि फोर्स F टाइम T वेलोसिटी V आर फंडामेंटल, इसी के बेस पे बनाना है एनर्जी का आपका। तो देखें कैसे करते हैं। तो एक तरह से ऐसा किया हुआ है, वहाँ पे ओमेगा था और कुछ और था, मैंने कहा मतलब ये सब फंडामेंटल तो चेंज करेंगे, लेकिन याद रखें होमोजेनिटी ऑफ क्या डायमेंशन, ये रूल हमेशा अप्लाई होगा। ई का आपका क्या निकलता है विथ रिस्पेक्ट, ई का खोजना ना, ई का पहला खोजना, ई का हो जाता है आपका m/2 t-2, ये हो गया डायमेंशन ई का। और किसका, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा आपका m/t-2। उसके बाद आप वेलोसिटी का v, ठीक है, क्या है l t-1। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट टाइम t, तो उसका भी तो t ही होगा, ये पावर टू -1 है। ठीक है, तो करेंगे समझ में आएगा। तो देखिए हमको E लिखना है इज प्रोपोर्शनल टू क्या F, E इज प्रोपोर्शनल टू F A कर दीजिए, E इज प्रोपोर्शनल टू V B कर दीजिए, E इज प्रोपोर्शनल टू T C कर दीजिए। ऐसे पहले T लिखा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा, E इज इक्वल टू K F A V B एंड T C। ठीक है, ऐसे क्योंकि लिखा हुआ है हमारा आंसर उसी तरह से, मैं उसी तरह से कर दिया। आपको इससे मतलब नहीं, आपके सारे के सारे जो प्रोपोर्शनलिटीज हैं इक्वेशन इससे मिलना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ क्या होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए। तो लिखता हूँ मैं F का क्या होता है, डायरेक्टली लिखता हूँ m/t-2 पावर 2 क्या है F का A। उसके बाद में V का क्या होता है l/t-1 पावर 2 V, और T का क्या होता है, तो उसका तो 1 ही होता है, तो 1 लिख दो आप चाहो तो। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ये होना चाहिए m1 l2 t-2 होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा m a l a t-2a l b t b, इसके बाद t c 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू m1 l2 t-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m a l a प्लस b एक साथ में आ जाएंगे, और t-2a प्लस c और एक -b भी है, तो 3 हो गए। ठीक है,
इज इक्वल टू m1 L2 t माइनस 2। यहाँ पे m इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं m a इज इक्वल टू m1 हो गया है, इसलिए a इज इक्वल टू 1। ये चीज मुझे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस बचाने के लिए। a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब L कंपेयर कीजिए तो a प्लस b इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो अब 1 मिल गया आपका a का, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी कि b इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब देखते हैं माइनस 2a प्लस c माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। अब मुझे जो जो वैल्यूज पता चल गया उसको लिखूंगा। माइनस 2a 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस c खोजना है मुझे, पता नहीं, माइनस b 1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों तरफ, तो c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये मेरे a b c के थे। जो डायमेंशन में लिख देता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि e का जो डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू मैं इक्वल टू के साइन दे देता हूँ। के साइन आप भूल जाइएगा, ठीक है, उसको नहीं लगेगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला आपको लेना है एफ ए कितना 1 नहीं लिखता हूँ, बी कितना है 1 तो उसको भी नहीं लिखता हूँ, और सी टी वो कितना है वो भी 1। तो बहुत सिंपल हो गया, कहने मतलब आपको लिखना है ये आंसर एफ वी टी ये आंसर है। ये था आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस तो किया, तीनों मेथड, उसके यूजेस, मेथड नहीं उसके यूजेस देखा हमने, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। वैसे करते समय, प्रैक्टिस करते समय हमने लिमिटेशंस को देखा, लेकिन उसको नोट डाउन करना जरूरी है। अब वही चीज हम लोग कर रहे हैं। दिस मेथड डज नॉट इनेबल अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के हम नहीं खोज पा रहे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू खोज पा रहे थे, कहीं भी नहीं खोज पाए हम। तो विच मे बी प्योर नंबर भी हो सकता है, डायमेंशनलेस रेशियो भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मैं बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहा था, तो ये हम नहीं खोज पा रहे थे किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस। ऐसे रिलेशंस को भी आप डिराइव नहीं कर सकते। कहोगे कि नहीं हम तो किया, हमने किया करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में मैंने किया s इज इक्वल टू ut प्लस 2at स्क्वायर। हाँ, आपने करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन देखा, आपने रिलेशन में कभी नहीं देखा कि प्लस या माइनस लिया गया, हमेशा एक ही टर्म लिया गया है दोनों तरफ, एक इधर एक इधर। आप जब भी प्लस या माइनस आप जोड़ोगे तो क्या होगा, आपका ये कॉम्पोजिट रिलेशनशिप हो जाएगा, जहाँ की 2 या मोर टर्म्स आ जाएंगे वन साइड ऑफ द रिलेशन, और तब ये नहीं हम लोग खोज सकते हैं, ये रॉन्ग देगा आंसर, नहीं खोज पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा ये। नेक्स्ट है, दिस मेथड cannot be used to derive the relation in the cases of trigonometric exponential functions, when trigonometric and exponential functions are involved। तो मैंने बताया sin थीटा ले लो, आप cos थीटा ले लो, आप एक्सपोनेंट्स ले लो, e पावर टू समथिंग ले लो, वो सारे के सारे क्या कांस्टेंट्स हो जाते हैं। कांस्टेंट्स का कोई काम ही नहीं कहा डायमेंशनल एनालिसिस में। सिंस मेनी फिजिकल क्वांटिटीज दो डिफरेंट हैव सेम डायमेंशंस, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से हमने खोज लिया रिलेशन, कभी कभी भूल हो जाती है। डायमेंशंस बहुत सारी चीज़ों का एक होता है। देखिए ओमेगा का भी माइनस आप t-1 लिखते हो, v का न्यू का भी t-1 लिखते हो, आप हर्ट्ज का भी t-1 लिखते हो। तो ये अलग अलग क्या है, यूनिट्स हैं, लेकिन सबका क्या डायमेंशन सेम हो गया। तो इसी तरह से देखो मॉडुलस ऑफ ये लोग है इलास्टिसिटी एंड प्रेशर। आप देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मैंने बताया था कि ऐसे होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y या कुछ भी ले लो आप, y इज इक्वल टू f अपॉन a डेल्टा l अपॉन f। तो l का डायमेंशन में बता रहा हूँ, डायमेंशन क्यों इसका बचता है, तो f अपॉन a का बचता है ना, स्ट्रेस जो है, ठीक है। तो
एक तरह से कह सकते हैं मॉडुलस इलास्टिसिटी का प्रेशर का सेम हो जाता है यूनिट, उसी तरह मोमेंटम एंड इम्पल्स का डायमेंशन सेम हो जाता है। तो इक्वलिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ वन साइड इज नेसेसरी। इक्वलिटी ऑफ हम डायमेंशन तो कर पा रहे हैं, लेकिन उससे पूरा पूरी हमको करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हो तो एक तरफ मॉडुलस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, एक तरफ प्रेशर दिया हुआ है, आपने तो इन डायमेंशन के द्वारा प्रूव कर दिया दोनों साइड इक्वल है, और देयरफॉर दिस इक्वेशन इज राइट। लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि एक आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में दिया हुआ, एक दिया प्रेशर में, तो ऐसा गलती हो सकता है। द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लीड्स टू इनकरेक्ट रिजल्ट इफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन व्हिच द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स आर नॉट राइटली चोजन। अगर आप ठीक से नहीं चूज किए, और मान लीजिए जैसे मैं लिख रहा था एनर्जी, आप फोर्स ले रहे हो, वी ले रहे हो, टी ले रहे हो, आप कुछ और ले लेते, मान लीजिए आप फोर्स नहीं लेके आप कुछ ऐसा अजूबा एक टर्म ले लेते, ऐसा एक क्वांटिटी लेते फिजिकल, तो आप कभी भी रिलेशन उसे एनर्जी के साथ में नहीं बना सकते हो। अब उसके लिए एग्जाम्पल मैं खोज रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए वेट खाली ले लेते, मास बोल रहा हूँ, वेट नहीं, वेट होने तो फोर्स हो जाएगा। मैं अगर मास ले लेता हूँ और फोर्स मतलब वहाँ पे यूज नहीं करता हूँ, तो मास हो गया, वी हो गया, टी हो गया, तब हो सकता है आपका नहीं आया, नहीं रिलेशंस नहीं तैयार कर पाओ एनर्जी और उसमें। इस तरह से गलतियाँ हो सकती हैं। ये सारे लिमिटेशंस हैं जो कि हम देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2015 का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड देखने में लगेगा, लेकिन चूंकि आप किए नहीं, फ्लूइड के चैप्टर का सेक्शन आ जाता है, आपको तो जस्ट रिलेशंस देखने, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करना है और आंसर लाने हैं। तो देखने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मैं रीड कर रहा हूँ, समझाऊंगा, फिर इसको करूंगा। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? पहले नंबर में बता दूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ भी हो, वेलोसिटी तो है ना, तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी को वेलोसिटी पकड़ लेते हैं, तो v, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी c लिख देते हैं, लेकिन उसको डायमेंशन क्या होगा? उसका डायमेंशन तो बहुत सिंपल होगा, क्या होगा? l t-1। तो वेलोसिटी कुछ भी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का दे दिए डायमेंशन ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब और एक्सप्रेस्ड, VC लिखा हुआ है, ये VC लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लिखा हुआ है, क्या दिस, ये क्या है? ये तो पहले मैं लिख दूं, हाँ, तो VC लिखा हुआ है, इज प्रोपोर्शनल टू लिखा हुआ है, n नहीं है, ये क्या है? x रो डेंसिटी के लिए यूज करते हैं y, और r z, r क्या है आपका? r ये रेडियस है, डिस्टेंस में आ जाता है। तो इसके प्रोपोर्शन आपको ये के लिखो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो आंसर देखने हैं, पावर्स देखने हैं, x y z को वैल्यूज खोजने हैं। तो यही यहाँ पे दिया हुआ x y z का वैल्यू खोजना है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले नंबर तो एक समस्या इससे होगी, ये आप डायमेंशंस में करा रहा था सबका, उसमें करवाया था, लेकिन आपको आप भूल गए हो कि हमने लिखा था विस्कोसिटी का है ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा कुछ लिखा था। इससे हम ईटा इज इक्वल लिख सकते हैं एफ, ए नीचे चला जाएगा, डेल्टा वी नीचे, और ये एक्स, इसका डायमेंशन आप देखेंगे तो एफ का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, इसका एल हो जाएगा, ये एरिया है तो इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वी है तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो ईटा का हमको डायमेंशन मिलेगा। एम तो अकेले है, एम लिख देता हूँ आउट 1, और एल देखिए यहाँ पे एक 1 है, -1 हो, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे 1 है 2 है, तो ये 2 के साथ में कैंसिल कर दीजिए ये दोनों, ठीक है, लेकिन फिर भी एक -1 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ये जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो t-1 होगा। ये डायमेंशन ईटा का हो गया। और किसका चाहिए डायमेंशन? रो का मतलब डेंसिटी, तो रो का हो जाएगा मास, मास मतलब क्या होता है? m, और l-3 ये हो गया, और r का जानते हो l होगा, इसी को हम यूज करेंगे। और वेलोसिटी का आप जानते हो क्या होगा? l t-1। अब इसी से रिलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लिखते हैं m1 l-1 t-1
पावर 2x, मैंने ईटा का डायमेंशन लिखा वहाँ से, उसका रो का डायमेंशन लिखता हूँ m l माइनस 3 और पावर इसका कितना है y, और फिर r का मैं l लिख देता हूँ, r का एक डिस्टेंस है और उसका पावर z लिख सकता हूँ। तो मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, तब तो कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर m x हो जाएगा, l माइनस एक्स, t माइनस एक्स, m y, l माइनस 3y और l z, और ये इसके बराबर है l t माइनस 1 ऐसे। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई और करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा m x प्लस y, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब l देखता हूँ, माइनस एक्स माइनस 3y और प्लस z, ये पूरा क्या हो गया आपका l 3 है, 1 2 3, और t कितने हैं, एक t दिया हुआ है तो माइनस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, l t माइनस 1 से। यहाँ पे देखिए बहुत इजी हो जाएगा x खोजना, तो x कितना हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 दे रहे हैं ना, ये देखिए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पे m नॉट है तो समझ लीजिए, यहाँ पे 1 है, ऐसे समझ के चलिए। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, मुझे मिल गया 1, एक तो मिल गया मुझे। अब देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड ये दोनों क्रॉस होंगे, x तो पहले निकालेंगे ना, उसके बाद b देखते हैं, b मतलब x का y देखते हैं। अब देखिए x एंड y दोनों यहाँ पे है ना, तो y से निकल जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें दोनों ये वाला हो गया, आंसर तो मिल गया मुझे, लेकिन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू प्लस 1 हो गया और y इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन से देखते रहना आप, ताकि आपको आंसर जब मिल जाए तो आप छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं तो पूरा करूँगा ना। तो मैं z खोजता हूँ, तो z इसके सारे खोजता हूँ, ये तो 0 था, ठीक मैं किया वहाँ, ठीक है, और इसको मैं किया, चलिए माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू क्या है, l कितना है, l 1 है। अब x कितना है मुझे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस था साइन पहले से, माइनस 3 इंटू y कितना है, माइनस 1 प्लस z इज इक्वल टू 1। अब इसको करिए, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, 3 प्लस z इज इक्वल टू 1। इसको करते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आएगा उधर और माइनस 3 जाएगा, तो z इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो कौन सा, देखिए आंसर आ गया आपका, देखिए यही वाला बैठा ना, z पहले से ही मैं समझ गया कि माइनस 1 होगा। इस तरह से हम जज करके भी आंसर्स को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2014 का है, इसमें कह रहा है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स लिए मास का हमको डायमेंशन खोजना है। तो मास का डायमेंशन आप जानते हो क्या होता है, उसको m ही पकड़ सकते हो, स्मॉल m, ठीक है, इसका m कैपिटल होगा। फोर्स का जानते हो, वेलोसिटी का जानते हो, टाइम का जानते हो, बार बार मैं लिख रहा हूँ, अब नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लिखना है m प्रोपोर्शनल टू f है, इसको a पकड़ लीजिए, m प्रोपोर्शनल टू v है, उसको b पकड़ लीजिए, m प्रोपोर्शनल टू t है, उसको c पकड़ लीजिए। आपको रिलेशन कैसे बनाना होगा, m इज इक्वल टू k, उसके बाद f a v b एंड t c, ये इक्वेशन आपको बनेगा। k से कोई मतलब नहीं है मुझे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आएगा नहीं, प्रोपोर्शनलिटी का लिमिटेशंस देख चुके हैं, इसका कोई मतलब नहीं। m का मास का क्या होगा, तो इसका अगर कैपिटल m होगा तो ये पूरा का पूरा आप भी यहाँ पर कैपिटल M ही होगा। तो आप लिखोगे ऐसे फोर्स के लिए, तो एक बार लिख देता हूँ, F A V B T C, उसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसका होगा M1 L नॉट T नॉट। अब F का क्या होता है, M L T माइनस 2 ब्रैकेट A, V का क्या होगा, L T माइनस 1 ब्रैकेट B, और T का क्या होगा,
टी रहेगा, सी इज इक्वल टू m1 L0 T0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ma LA T माइनस 2a LB T माइनस बी और TC इज इक्वल टू m1 L0 T0। यहाँ पे m सजा लो पहले, ma कितने TL से, 2 L से, तो a प्लस b हो जाएगा। t कितने हैं, 3 है, तो t माइनस 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू m1 L0 एंड T0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि m और m को हम बेस मान लिए। अब a प्लस b L है, L इज इक्वल टू यहाँ पे पावर 0 है, तो यहाँ पे a अगर 1 है तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू -1। ठीक है, नेक्स्ट c खोजना है, तो t पावर 2 कितना 0 हो जाएगा, तो -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0 -2 इंटू a जो है पावर ये 1 है माइनस b कितना है -1 है प्लस c इज इक्वल टू 0 या -2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू 0 -1 हो जाएगा, तो यानी c इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, आपका फॉर्मूला ये बन गया, m डायमेंशंस बता रहा हूँ, f a कितना होगा 1 नहीं लिखते, चलिए तो v b -1 और c t तो ये आंसर हुआ। ये जिसका बैठता है वो लिख दीजिए आप। देखिए यहाँ पे डी जो है ऑप्शन आपका राइट होता है। इस तरह देखिए आप अगर चेक करते हो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आप इसको घर में खुद भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इसमें। अब अगला सवाल करते हैं, ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 थोड़ा टफ क्वेश्चन आए थे, तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये यहाँ पे बात करें कांस्टेंट्स के बारे में। देखिए प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये सारे के सारे को लेना है क्या फंडामेंटल कांस्टेंट्स और उसको रिलेट करना है। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ के साथ में इसको रिलेट करना है। कैसे करेंगे ये हमको खोजना है। पहले मैं बता दें, ये भले ही कांस्टेंट्स है लेकिन ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये एक्चुअली फिजिकल कांस्टेंट्स है। फॉर एग्जांपल देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप जानते हो कि उसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, यानी कि उसका एक यूनिट है मीटर पर सेकंड और उसका डायमेंशन क्या बनता है L t-1। उसी तरह से इनके भी डायमेंशन जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इनको रिलेट करना है लेंथ के साथ में। तो लेंथ जो है आपका उसका क्या होगा, लेंथ जानते हो पावर 1 होगा और इसको हम डायरेक्टली ऐसे बता दें ताकि कम स्पेस में ये कर सकूँ मैं। तो देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए h पावर a लिख देता हूँ, कुछ जब हम डिपेंड करते हैं तो पावर्स देते हैं ना। उसके बाद ये ले लेते हैं स्पीड ऑफ ग्रेविटेशनल, ये ले लेते हैं b ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और c जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसको हम c ही ले लेते हैं, c के ऊपर c, ठीक है। अब इनका भी डायमेंशन तो पता होना तभी तो रिलेट करेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं h जो है एनर्जी के चैप्टर में आएगा, h एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, तो उससे हिसाब से हमको h इज इक्वल टू क्या है एनर्जी अपॉन न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसका, पहले तो mL2t-2 लिख देता हूँ और फ्रीक्वेंसी का खुद का जो यूनिट डायमेंशन होता है t-1 होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो ये t-1 हो गया, ठीक है। तो h का डायमेंशन फुल कितना हो गया mL2 और इसका t-1 जो है इधर जाएगा तो t+1 हो जाएगा, तो t-1 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया h का डायमेंशन। उसी तरह g का डायमेंशन खोजना है तो g इज इक्वल टू एक्चुअली f(r²) अपॉन m1 m2 लिखते हैं, ये पहले मैं करा चुका हूँ। तो इसके लिए डायमेंशंस क्या होंगे, तो फोर्स का आप जानते हो mLt-2, r के लिए फिर 2, तो यहाँ पे 1 and 2 दो हो गए
और यहाँ पे एम दो है, एम इंटू एम कर दो ऐसे, ये काट दो तो क्या हो गया, एम पावर टू माइनस वन हो गया, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे L3 और t माइनस टू, ये g का डायमेंशन मिल गया। और स्पीड ऑफ लाइट का वो तो आप जानते हो t Lt माइनस वन होगा। इन सबको मैं लूंगा और यहाँ पे इक्वेट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा m नॉट L1 और t नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमको कांस्टेंट पकड़ लेते हैं कि है। अब h के लिए क्या लिखेंगे, m L2 t माइनस वन पावर टू a। g के लिए क्या लिखेंगे, g के लिए लिखेंगे m माइनस वन, उसके बाद L3 t माइनस टू पावर टू b। और c के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी c के लिए लिखेंगे L t माइनस वन और c यहाँ पे। अब इसको खोले, पहले इसको तो लिख दे, पहले कॉपी कर ले। m नॉट L1 t नॉट इज इक्वल टू, लिखते हैं m पावर टू a L पावर टू 2a t माइनस a, और यहाँ पे होगा m पावर टू माइनस b L पावर टू 3b, और यहाँ पे हो जाए t पावर टू माइनस 2b, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, l पावर टू c एंड t पावर टू माइनस c। तो ये सारे के सारे लिख दिए। अब इसको एक्यूमुलेट करें, m नॉट L1 t नॉट इज इक्वल टू m a माइनस b, ठीक है। उसके बाद L 2a प्लस 3b प्लस c, और t इज इक्वल टू, t का पावर होगा a माइनस 2b माइनस c। ये अब इक्वेट करते हैं तो हम देखते हैं क्या, m a माइनस b इज इक्वल टू m नॉट। इससे मुझे पता चलता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और इससे हम लोग एक रिलेशन तो पा जाते हैं कि a इज इक्वल टू b। ये वाला इक्वेशन हमको मिलता है। अब इसको हेल्प लेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ पे एक तरह से एक को हटा देंगे, किसको, a को हटा देंगे। a जहाँ दिखेंगे वहाँ पे नहीं लिखेंगे, b लिख देंगे, वहाँ b एंड c का खोज लेते पहले। चलिए पहले इसको आते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको सीधा लिखेंगे ना, ये इज इक्वल टू 1, तो 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ a देखेंगे वहाँ b लिख देते हैं। तो 2b प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। इससे 5b प्लस c इज इक्वल टू 1 आ गया रिलेशन। अब उसी तरह से एक और रिलेशन देखते हैं इसका, माइनस a माइनस 2b माइनस c, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। ये रिलेशन देखेंगे, ठीक है, रिलेशन इसे देखेंगे तो 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ b देखूंगा, जहाँ जहाँ a देखूंगा b लिख दूंगा। तो माइनस b माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहूँ तो इसको प्लस साइन कर, लेकिन यहाँ पे मेरे c लग जाएगा, माइनस में ही काम में लग जाएगा। तो माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0, इसको काट देते हैं और ये बन जाता है प्लस 2b इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू हाफ आ गया मुझे, और उसी से मुझे ये भी पता चल गया कि b इज इक्वल टू a है, तो a भी मुझे पता चल गया, a इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ। देख लीजिए, बात समझ में आ गई। ये माइनस किया तो 2b हो गया, इधर माइनस किया तो 1 हो गया, ये नीचे जाएगा तो b इज इक्वल टू हाफ हो गया। और पहले से हम लोग a इज इक्वल टू b बोल के रखे हैं, तो a इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ हो गया। तो c खोजना मुझे, तो c यहाँ पे खोज लेता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 3b को प्लस 3b कर सकते हैं, प्लस c इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू माइनस 3b लिख सकते हैं, या c इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू हाफ कर सकते हैं, यानी कि c इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसको हम रिलेशन लेते हैं इसको, ठीक है, हम अब इसको रिलेशन समझाते हैं। अब ये रिलेशन हमारा,
तो कैसे लिखेंगे? ये तो लिखना नहीं है, मुझे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब h कहाँ है? h लिख दीजिए आप। h का पावर क्या है? a का पावर क्या है? a का वैल्यू कितना है? हाफ, ठीक है। उसके बाद g लिखिए, g लिख दिया मैंने। उसके बाद g की पावर b लिखिए, b क्या है? b भी हाफ है, चलिए 2 ऊपर आ गया। उसके बाद आप c लिखिए, c लिख दिया मैंने, कैपिटल C बड़ा वाला, और उसके ऊपर c पावर लिखिए, वो है -3/2। अब इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ये जो है h और g दोनों को पावर को हाफ कर देता है ऐसे, और c चूंकि माइनस में, c 3/2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर? इसको आप रूट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट h g, और इसको c 3/2 ऐसे लिखिए। एक चॉइस बनता है, कौन सा चॉइस बनता है? ये चॉइस बनता है, c। तो हम लोग c ऑप्शन राइट हो गया। अब देखते हैं, ये 2017 का एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन के हिसाब से ले रहा है, कैन बी फाउंड। मैंने लेंथ के डायमेंशन को इनके रिस्पेक्ट में लिखिए, सी जी एंड e²/4πε0। ये है e²/4πε0। ये तो आप नहीं जानते हो, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे आप क्लास 12 में, फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा ये। और यहाँ पे c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, g जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है ऑफ ग्रेविटेशन, एंड e इज द चार्ज क्यूब के फॉर्म में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे e में दिया हुआ कोई बात नहीं है। तो देखिए मैं पहले इसको समझा दूँ आपको, e² कैसे आता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ तो फोर्स ही होगा, इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इनटू इसको k भी कर देते हैं पूरा, और ये q² लिखते हैं, यहाँ पे e² लिखा हुआ, हम e² लिखते हैं अपॉन r² इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको हमको खोजना क्या है? ये दिया हुआ है हिस्सा, ये हिस्सा एक साथ में दिया हुआ है, e² अपॉन दिस, तो e²/4πε0 दिया हुआ है। मुझे क्या है? f इंटू r² का डायमेंशन बताना होता है, mlt-2 और l2 बढ़ जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा mlt-2, l का कितना पावर है? 3 पावर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका इसका, ठीक है। g का बहुत बार कर चुके हैं, हम फिर भी कर देता हूँ, f इंटू r² अपॉन आपका मास, मैंने m डायमेंशन 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया mlt-2 l² अपॉन m इंटू m कैंसिल कर दीजिए, तो m माइनस नीचे से ऊपर चला जाएगा, l3t-2, ये बन गया g का, और c का आप जानते हो इज इक्वल टू lt-1। ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, और इनका क्या करना है? लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिख दो, लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? फर्स्ट वन क्या है? e²/4πε0, और उसको पावर 2 आप x दे दो, ठीक है। दूसरा है g, तो g नहीं लिखेंगे ना उसमें, तो उसके डायमेंशन लिख देते हैं, अभी डायमेंशन लिखेंगे। तो g क्या होगा? g का डायमेंशन नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे। अच्छा, y, उसके बाद c, z, और यहाँ पे तो लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ l और 1 इज इक्वल टू बनना चाहिए, इसका डायमेंशन क्या है? ये वाला उसका डायमेंशन, ठीक है, ml3t-2, ओके। और g का ये है, तो लिखिए आप यहाँ पे x पावर लिखिए, और यहाँ पे m-1 l3t-2, और इसके ऊपर y, और c के लिए lt-1 और z लिखिए। ये सारी चीज हम लिख लिए। अब इसको ऐसे लिखिए, m0 l1 t0,
इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स एल 3x t 2 माइनस एक्स माइनस 2x, उसके बाद यहाँ पे m माइनस वाई l 3y t माइनस 2y l z t माइनस z। अब रिलेशन देखिए ये 0 है, तो अभी तो एक और स्टेप होगा, m नॉट l1 t नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको m और m, तो m x माइनस वाई l 3x प्लस 3y प्लस z t के लिए लिखिए माइनस 2x सॉरी, उसके बाद माइनस 2y और माइनस z। यहाँ पे देखिए m नॉट इज इक्वल टू दिस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इससे हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू वाई, एक चीज तो मिल गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ये 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, और इसमें से किसी एक को, मैंने मान लीजिए हम इस बार y को हटा देते हैं, तो 3x प्लस 3x, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, प्लस z इज इक्वल टू 1, या फिर 6x माइनस प्लस z इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से t का लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस 2x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे भी लिख लीजिए x माइनस 2x माइनस z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x माइनस z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे उसको रख दीजिए माइनस 4x माइनस z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ हो गया। इससे हमको क्या पता चला, मुझे ये भी पता चला कि y इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे हम z खोज लेंगे, अब ये तो हाफ हो गया था, 4 इंटू हाफ माइनस z, दोनों प्लस कर दीजिए 2, तो इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू आपको माइनस 2 आ जाता है। इस तरह से आपका सारा वैल्यूज मिल गया। अब यहाँ पर आप इसको रखिए, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 x का वैल्यू क्या है आपका, हाफ लिख दो आप। अच्छा, उसके बाद g है, g का वैल्यू पावर क्या है y, तो उसको भी आप हाफ लिख दो, और इसका c का z है, उसका वैल्यू आप माइनस 2 लिख दो, अल्टीमेटली ये हो जाएगा क्या, इन दोनों को रूट में लिख दो आप ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट g रूट में आ गया अपॉन c स्क्वायर को नीचे लिख दो, ये आपका डायमेंशन में आ गया आंसर। ये था आपका रिलेशन, उन्हें बना दिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोशिश कीजिए ताकि उत्साह बनी रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, जब ये अपलोड होता है, ये याद रखिएगा शाम 5 बजे हम लोग अपलोड करते हैं, उस समय अगर आप देखना शुरू करते हो तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, रिवीजन भी कर सकोगे। तो ये सब करने की कोशिश करो आप। और एक चीज़ याद रखिएगा कि लिसनिंग जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू।